आभार। धन्यवाद डॉक्टर अशोक जैन जी। आज के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों में, सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों में और मंचस्थ विभूतियों में कुछ भी हम कहें कि जो हम आयोजन देखते रहते हैं उस तरह का सामान्य कुछ नहीं है, एक वैशिष्ट्य के साथ ये आयोजन है। सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाले सद्गुरु नई तकनीक के साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उन्हें सादर प्रणाम। रितेश्वर जी महाराज को, सुनील जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष अव्यक्त राम मिश्र जी, और कहें कि इस पूरे कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति श्री कलराज मिश्र जी, नगर के प्रथम नागरिक जो अतिथि के स्वागत के लिए भी तैयार हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचासीन भी हैं, गणेश केसवानी जी, और दिखकर भी ना दिखना इस तरह से उसका नियोजन करने वाली शशि त्रिपाठी जी, और जो सौरभ वैभव नहीं दिख रहे हैं, कैसे संगम के किनारे और महाकुंभ के बीच इस वैचारिक कुंभ के लिए उन्होंने जो सूत्र बुने हैं, जो क्षमता प्रदर्शित की है, मुझे लगता है ये सामान्य नहीं है। और विषय की अगर बात करें तो एकेडमिशियंस जानते होंगे कि कुछ बार सेमिनार सिर्फ सेमिनार करने के लिए सेमिनार कर लिए जाते हैं, तो विषय रख दिया जाता है फलाना फलाना विषय और आगे लिख देते हैं दिशा और दशा। जैसे बच्चों से लिखवाते हैं विज्ञान अभिशाप या वरदान, कहने के लिए हो जाता है। परंतु ये जो विषय आज का है संविधान और संस्कार, ये गहरा विषय है, और मुझे लगता है इस गहरे विषय की चर्चा के लिए इस संगम भूमि से, इस प्रयाग से अच्छा स्थान और समय और कुछ नहीं हो सकता था। कई बार जब हम बात करते हैं संविधान की तो उसे एक दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है, विधि पुस्तिका के तौर पर देखा जाता है, और संस्कार शब्द के साथ दिमाग में कुछ कर्मकांड जैसा चित्र बनता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, मगर ये दो अलग लोग की बातें नहीं है, साथ कैसे चलती हैं इसको समझने का काम आज हमारे जिम्मे है। और मैं संचालकों को बता दूंगा कि क्योंकि मैं कोई जननेता नहीं हूं, संपादन में संक्षेपण निहित होता है, इसलिए आप अपनी समय सीमा के हिसाब से बताएंगे तो हम उतने में विषय पूरा करेंगे, परंतु ये विषय बहुत बड़ा है और ऐसा विषय है जो हमारे समाज जीवन और पूरी जीवन यात्रा को हर स्तर पर प्रभावित करता है। मैं संविधान और संस्कार को अगर साथ साथ देखूं इस यात्रा में, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के साथ जो व्यवस्थाएं चलती हैं उसके जन्म के साथ ही पहला जो दस्तावेज होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। और अगर संस्कार की बात करें तो पहला जो संस्कार है वो इस बर्थ सर्टिफिकेट से भी पहले पुंसवन संस्कार, वो गर्भाधान के बाद होता है कि व्यक्ति है आया, उसका कागज बना, मगर ये व्यक्ति कैसा होगा उसके लिए वो पुंसवन संस्कार की व्यवस्था इस समाज ने की है। अंतिम जो कागज बनता है वो डेथ सर्टिफिकेट होता है, और दूसरी ओर अंतिम संस्कार के साथ उसका जो उस समय प्रार्थनाएं हैं, जो रीति नीति है, वो ये बताती है कि ये यात्रा यहाँ की पूरी हुई। हम उसके लिए शब्द भी उपयोग करते हैं तो देहांत कहते हैं, शरीर शांत कहते हैं, यात्रा पूरी नहीं हुई ये मानते हैं। तो ये सब कैसे होता है कि इस एक रूखी सरल ऊपरी तौर पर सबने जैसा देखा चलने वाली यात्रा को इस भारत ने कैसे देखा और भारत का संविधान कैसा था।
तो किसी भी चीज को देखने के लिए मैं अगर उसके चरण देखता हूं तो पहले कोई घटना होती है। किसी भी चीज की आप देखिए, कोई एक घटना हुई, अच्छी है तो और बुरी है तो दुर्घटना, मगर उस घटना के बाद कुछ अनुभव बनते हैं। जिन्होंने वो घटनाएं देखी उनके अनुभव बनते हैं, और जब बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारे अनुभव बन जाते हैं, तो फिर बनती है स्मृति। और जब जिसका अनुभव ज्यादा है, जिसकी स्मृति ज्यादा है, वो इस स्मृति को कोडिफाई भी करता है। तो स्मृति से ही संहिता का भी जन्म होता है कि क्लासिफाई करके आप देख पाते हैं चीजों को, ये है तो ऐसा है, ऐसी स्थिति में क्या करना है। संहिताओं पर संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो लोग कहते हैं ये पिछड़े जमाने की बात है, उसमें विवाद की बात है, मगर युग अनुकूल नियमों की छटाई करते हुए संहिताएं बनती भी रही, बढ़ती भी रही, और उसी तरह की एक संहिता, एक नागरिक संहिता अगर कहें तो हमारा संविधान भी है। और विश्व में बाकी संविधानों को देखें और भारत के संविधान को देखें तो लगता है कि वहां की शासकीय व्यवस्थाएं और नियम कायदों पर ना कहकर भी एक कहे हुए की छाप होती है। जैसे अमेरिका की बात करें तो आपको पूंजीवाद का चित्र साथ दिखाई देता है, चीन की बात करें तो साम्यवाद का चित्र साथ दिखाई देता है, मगर भारत की बात करें तो कोई वाद नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई वाद, फिर प्रतिवाद और विवाद किसी इज्म के प्रिज्म से ऊपर है तो वो भारत का संविधान है। कुछ लोगों ने इसकी ब्रैकेटिंग करने की कोशिश की और कहा कि जो समता, न्याय और बंधुत्व जो तीन बिंदु हैं, इक्विटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। मगर बाबा साहब का लेखन देखेंगे, उसमें उन्होंने खुद ये स्पष्ट किया कि इसकी कोई प्रेरणा विदेशी नहीं है, कोई आयातित विचार नहीं है। भारत में जो पुनर्जागरण है, जो सुधार हैं, उसके बीच में से जो भारतीय संस्कृति की आवाज है, उसी में ये समता, न्याय और बंधुत्व के सूत्र बाबा साहब को मिले। तो भारतीय संविधान पर युगानुकूल होने की बात तो कह सकते हैं कि उसके लिए चीजें ली गई, मगर उसका मूल भाव जो सोर्स है उसमें ये भारतीय संस्कृति है। अगर ये संस्कृति ना होती, हम में से शायद बहुत से लोगों के लिए जानकारी नहीं होगी, मगर संविधान की अगर मूल प्रति देखें तो उसमें आपको ये भाव भी दिखेगा और नंदलाल बसु जी के चित्र भी देखेंगे, जो रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका अभी हमने राष्ट्रगीत अभी किया, उनके शिष्य भी थे, चित्रकार भी थे, और उस चित्र में आपको राम, सीता, लक्ष्मण भी दिखेंगे हमारे संविधान में, और उसमें महावीर, गौतम भी दिखाई देंगे आपको। तो भारतीय संविधान में भारतीयता के तत्व हैं, मगर कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि नहीं, ये अच्छा आपके बनाने से नहीं है, हम इसे ठीक करेंगे तब ये ठीक होगा। जैसे एक घर में बड़े मेवे डालकर खीर बनाई जा रही है, मगर एक व्यक्ति आता है और उसमें 2 कैप्सूल डाल देता है और कहता है इससे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द उसके 42वें संशोधन के साथ डाले गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। संसद में चर्चा नहीं हुई, और संविधान निर्माताओं की मंशा क्या भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष रखने की नहीं थी, या पूरे समाज का बराबर ध्यान रखने की नहीं थी? तो कुछ लोगों ने संविधान निर्माताओं से ऊपर खुद को बताने के लिए, या भारत उससे पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था, हमारे करने से ये हुआ है, ये जताने के लिए 2 शब्द, बाकी किसी प्रावधान में संसद में जो तरीका होता है वो नहीं, इमरजेंसी के समय, आपातकाल में हमारे संविधान के साथ एक खींचतान ये भी हुई है, हमें पता होना चाहिए। फिर जो हम बात करते हैं उसमें संविधान को केवल एक दस्तावेज मानने की जो बात करते हैं,
और संस्कार को मानते हैं कि ये व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीज है। मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें एक समन्वय की आवश्यकता है। और अगर इसे समझेंगे तो पता चलेगा कि समाज के लिए नियम कायदे क्या हों, शासन के लिए क्या हों, राजनीति कैसे चले, उसकी अगर संहिता बनाएंगे तो एक अनुभवों की एक अविरल धारा है और बिना उस यात्रा के, बिना उन पड़ावों के ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। गंगा जी गंगा सागर में सागर से मिलती हैं, मगर बिना प्रयाग के, बिना पड़ाव के, बिना उस गंगा के क्या गंगा सागर हो सकता है? ये ऐसा ही प्रश्न है। संविधान की यात्रा भी हमारी कुछ ऐसी ही है। और संगम तट पर अगर हम कहें, देखें तो सरकार, व्यवस्था एक पक्ष है, आपको 35 किलोमीटर तक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, मगर दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करता हुआ समाज। मुझे वहां आश्रय नहीं मिला, मैं यहाँ लेट रहा हूँ, मेरे बराबर भी तुम कर सकते हो, या उस आश्रम में, उस पंडाल में, मेरे संपर्क में, मेरे घर में, मेरे नातेदार के पास ये गुंजाइश हो सकती है। वो व्यवस्था जो बिठा रहा है वो लोकमानस है, वो संस्कार है। मुझे ध्यान आता है, मैं JLF में, जयपुर लिट फेस्ट जिसे कहते हैं, वहाँ एक सत्र में था, सत्र का विषय ही संस्कार था। तो मैंने आयोजकों से पूछा कि आप तो बहुत अंग्रेजी वाला समाज है आपका, संस्कार का अंग्रेजी शब्द क्यों नहीं लाते? संस्कार को संस्कारा बोलकर आप छुट्टी पा ले रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा देयर इज नो पैरेलल वर्ड फॉर संस्कार। और उनकी बात बिल्कुल सच भी थी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में आपको बहुत सामान्य सी चीज घी के लिए शब्द नहीं मिलेगा। रूसी भाषा में आपको पंखे के लिए शब्द नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि ऐसी कैसी भाषा, पंखा तो घर घर में होता, पंखे के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कैसे चलते हैं? घी के लिए शब्द नहीं है। तो आप ये समझिए कि रूस में ठंडा बहुत होता है, पंखे की जरूरत नहीं होती। आज जब सब जगह जाने लगे हैं और वो, तो उसके लिए बहुत एक शब्द गढ़ा, तो वांतिलेतर बोलते हैं। और ऐसे ही अंग्रेजी में, अंग्रेजीदान लोगों से बोलो तो आप डिक्शनरी में घी शब्द अडॉप्ट हो गया, परंतु उससे पहले वो बटर ऑयल यानी मक्खन का तेल, ये बोलकर वो अपना काम चलाते थे। उसके पीछे भी एक यात्रा है कि जिनकी दादी नानियों ने 6 ऋतुएं नहीं देखी, 2 मौसम देखे, और उसमें भी जो गर्म मौसम है उसमें मक्खन खराब नहीं होता, उन्हें घी बनाने की कभी जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने समझा कि ये यात्रा इतनी ही है। भारतीय समाज ने कहा कि नहीं, ये यात्रा तो गहरी है, लंबी है, ये जन्म के समय शुरू नहीं होती, ये पुंसवन संस्कार उससे पहले का देना पड़ेगा, जिससे ये जो व्यक्ति आ रहा है, जैसे घी के लिए है कि मक्खन टिके इसलिए उसे तपाना है, व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे, जिस फ्रेम में उसे सोसाइटी ने सोचा है, जो परिवार ने दायित्व दिया है, उस मर्यादा में रहे, टिक के रहे, इसलिए उसे तपाना पड़ेगा, इसलिए उसे संस्कारित करना पड़ेगा। ये यात्रा सिर्फ इतनी नहीं है, जीवन से शुरू नहीं होती और अंतिम संस्कार पर पूरी नहीं होती। कुछ फिल्में बनती हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मगर योलो मेंटेलिटी यानी कि यू लिव्ड ओनली वंस या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये भारत की संकल्पना नहीं है। क्योंकि यहां तो अगर देखें तो 4 महावाक्य कहे गए, पूरे वेद का, उपनिषदों का अगर हम कहें तो उनमें सार आ जाता है। तत्वमसी की बात आई कि, या द्वितीयो नास्ति की बात है, अहम ब्रह्मास्मि की बात है। तो ये सारे जो विचार हैं वो ये बताते हैं कि दूसरे में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सभी में जो अभिव्यक्त हो रहा है, या जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नाम में भी अव्यक्त होकर भी व्यक्त हो रहा है, वो घटघटवासी एक ही है, वो प्राण तत्व एक ही है। इसलिए यदि एक व्यक्ति
सिर्फ अपना सोचेगा और दूसरे का बिगाड़ेगा तो सबका गड़बड़ होगा। इसलिए उसको संस्कारित रखना आवश्यक है। इसलिए संविधान और संस्कृति भारतीय संदर्भ में इसकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत को कुछ लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं कहता हूँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र का पालना कहना चाहिए। बहुत बड़ा है और जहाँ पालना होता है माँ वहीं पर होती है। और ये इसलिए भी कहना चाहिए कि आज विश्व में कहीं पर भी आप देखते हैं तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था, चोल साम्राज्य में जो ग्राम पंचायत की बात है, क्या वैसी नहीं है? उड़ीसा में, श्रीलंका में आपको एक नाम मिलता है गणनायक। तो इस गण का नायक होने वाला व्यक्ति ही तो गणनायक है। गणनायक की व्यवस्था किसने दी? उस गण का उल्लेख मिलता है। एक सिविल सोसाइटी, एक शब्द आया है। सिविल सोसाइटी अगर कहें तो सभ्यतागत बात है, सभ्य होना। मगर सभ्य क्या है? वो एक सभा में जाने का शालीनता और शिष्टाचार रखने वाला व्यक्ति, सभ्याचार। तो सभ्याचार वाली सभा, गणनायक का गण, और महानगरों की जनसत्ता व्यवस्था, ये सब अगर बताया तो इसी के गुण तो आज हमारे संविधान में भी परिलक्षित होते हैं। इसीलिए हमारे जनमानस में, उसके संस्कार में भी ये दिखाई देता है। फिर एक और बात आती है। मैं बाहर कलराज जी को सुन रहा था, छोटे में ही बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जिस पर शायद कई दिन के व्याख्यान हो सकते हैं और प्रयाग की बजाय नैमिषारण्य में भी हो सकते हैं। वो है अधिकार और कर्तव्य की बात। तो इन अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। खाली ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। आप सिर्फ अधिकार नहीं मान सकते। अगर सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेंगे तो बाकी सबके लिए व्यवस्थाओं में असुविधा होगी। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो संविधान में जो व्यवस्था है उसके साथ ही अपने कर्तव्यों के लिए भी हम आग्रही रहेंगे। फिर एक और बात है, वो थोड़ा उलट लगती है मगर संस्कृति की बात करें तो साथ की है। वो आध्यात्मिकता और संविधान की बात है। संविधान एक व्यवस्थित शासन प्रणाली हमें देता है, परंतु कुछ चीजें कही जाती हैं, कुछ चीजें नहीं कही जाती। एक शब्द है स्वतंत्रता, दूसरा शब्द है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में एक बारीक सी सूक्ष्म रेखा होती है, जरा सा अंतर होता है। स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता में बदल जाएगी। इसलिए आसपास होकर भी बिना कहे भी अंतर को समझना। स्वतंत्रता को परिभाषित किया जा सकता है, मगर आपको जब स्वच्छंदता को रोकना है तो कैसे करेंगे? तो संविधान आपके लिए दंड की व्यवस्था कर सकता है, नियमन कर सकता है, परंतु बात उससे आगे नहीं आई तो दंड से ऊपर एक आगे की यात्रा के लिए भी होता है। वो नियमन और नैतिकता, वो संस्कार लेकर आता है। इसलिए भी संविधान और संस्कृति ये साथ साथ चलते हैं। एक आजकल एक पैरामीटर बन गया, हर चीज में विकास साथ साथ देखते हैं। तो क्या संस्कृति या संविधान ये विकास को रोकते हैं, या संविधान और संस्कृति में से कोई एक विकास को पोषता है और दूसरा रोकता है? क्या ऐसा है? तो ऐसा भी नहीं है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े बड़े ग्राफ्स, आंकड़े, जीडीपी, ये सब बात की जाती है, परंतु ये समझिए कि जो भौतिक प्रयास और व्यवस्थाएं, अमेरिका सबसे बड़े देश के तौर पर गिना जाता है, बहुत व्यवस्थाएं जुटाई है उसने, परंतु उसके साथ ही संतुष्टि नहीं है। तो भौतिक नहीं होना, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करना, दूसरे की भी चिंता करते हुए चलना, खाली मेरा डेवलपमेंट ही असली डेवलपमेंट नहीं है, ये गुंजाइश पैदा करना, ये मुझे लगता है सांस्कृतिक समन्वय के बिना असंभव है। एक चीज और मैं देखता हूं कि आजकल जगह जगह लिखा रहता है
आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, नियमन कानून व्यवस्था, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, इसीलिए ठीक है। सीसीटीवी देख रहा है या ऊपर वाला कुछ देख रहा है? तो सीसीटीवी से भी ऊपर कुछ है। ये जो समाज का भाव है, राजकीय सत्ता पर भी नैतिकता का जो प्रभाव है, जो उससे अपेक्षा है, पारदर्शिता की अपेक्षा है। बहुत सारी चीजें लिखी गई, मगर संविधान में सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती। उन अलिखित अव्यक्त चीजों को भी व्यक्त करने का भाव जो है वो संस्कार है कि अपने आप को ठीक रखो तो बाकी सब चीजें ठीक होंगी। एक सोशल बिहेवियर की लाइफस्टाइल अगर कहें, स्टाइल शीट, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम कहीं प्रकाशन में या बाकी सब जगह बात करते हैं तो एक स्टाइल शीट और एक टेम्पलेट की बात करते हैं। संविधान एक दस्तावेज है जो सामाजिक जीवनचर्या की स्टाइल शीट जैसा है, और सामाजिक जीवनचर्या जब ठीक कैसे चलेगी? अगर हम ठीक हैं तो हमें ठीक रखने वाली जो व्यवस्था है वो संस्कार है। भारत में और भारत के इतर दुनिया में आपको कहीं संस्कारों के लिए ये आग्रह और उसके लिए ऐसी सुपुष्ट व्यवस्था नहीं मिलेगी। मुझे लगता है आज इस आयोजन में हमने इतनी बातें अलग अलग आयामों में की हैं, मैंने थोड़ा संक्षेप में इसे रखने का प्रयास किया है। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ संस्कारित तौर पर यदि हम कदम ताल करेंगे तो सभी यथेष्ट भी मिलेगा इसमें, और उसके साथ ही समृद्धि के साथ संतोष का भाव, दूसरे के लिए गुंजाइश की समझ और गहरी होगी, प्रबल होगी। आज यदि इस कड़ी को, इस समन्वय को समझते हुए आज हम यहाँ से जाएंगे तो मुझे लगता है ये आयोजन अपने सही अर्थों को प्राप्त करेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं।